हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 1 है माँ कह एक कहानी। तो आज हम इस चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही देख सकते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस कविता की, और इस कविता के जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। तो जो प्रश्न हम यहाँ पर कवर करेंगे वो है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो जो शब्द आपको नीचे दिए गए इनके तत्सम रूप लिखने हैं आपने। वाणी, सूरज, घी, कान, हाथ और जीभ का। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये तत्सम रूप क्या होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये शब्द संस्कृत भाषा के मूल रूप में ही हिंदी में उपयोग होते हैं। तो संस्कृत भाषा में जिस प्रकार से इनको लिखा जाता है हम हिंदी भाषा में भी इनको वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि वाणी, वाणी का मतलब होता है कि जो हम बोलते हैं, तो उसको जो संस्कृत में ये शब्द लिखा गया वो लिखा गया वाणी, तो हम इसको वाणी भी बोल देते हैं, वाणी भी बोल देते हैं। और दूसरे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सूरज, तो संस्कृत में इसको सूर्य कहते हैं, तो हिंदी में भी हम इसको सूर्य कहते हैं या सूरज कहते हैं। फिर घी, तो संस्कृत में इसको घृत कहते हैं और हिंदी में आप इसको घी कहते हैं। फिर आ जाता है कान, कि जिसको हम हिंदी भाषा में कान जानते हैं, जो हमारा एक शारीरिक अंग है, लेकिन संस्कृत भाषा में इसको कर्ण कहते हैं और हिंदी में भी है इसको हम कर्ण के रूप से ही जान सकते हैं। फिर आ जाता है हाथ, संस्कृत में इसको हस्त कहा जाता है और हिंदी में इसको हाथ, और हिंदी में जीभ को जीभ कहा जाता है, जबकि ये संस्कृत में शब्द जो है जिह्वा, जिह्वा से लिया गया ये शब्द है। तो ये जितने भी शब्द हैं स्टूडेंट्स, ये हम हिंदी में तो एज इट इज़ यूज़ करते ही हैं इनका। कई जगह आपने सुना होगा कि जीभ को जिह्वा ही कहा जाता है, कि जिह्वा से ऐसा मत बोलिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि ये वो जो शब्द होते हैं ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से ही उठाए गए और मूल स्वभाव से ही, मूल रूप से ही ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, माँ ने पुत्र को किसकी कहानी सुनाई थी? तो उत्तर होगा कि माँ ने पुत्र को पिता के बचपन की ही कहानी सुनाई थी, जब उनके पिता ने बचपन में घायल हंस को बचाया था। और ये पिता कौन थे? ये थे सिद्धार्थ, जब वो अपने बचपन में थे, जो बड़े होकर गौतम बुद्ध के रूप में पहचाने गए। उन्हीं का ये पुत्र था राहुल। तो जो माँ थी यशोधरा, उन्होंने राहुल को उसके ही पिता की कहानी सुनाई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, घायल पक्षी को किसने बचाया था? तो उत्तर होगा घायल पक्षी को सिद्धार्थ अर्थात राहुल के पिता ने बचाया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आखेटक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उत्तर होगा कि आखेटक शब्द का जो अर्थ है वो होता है शिकारी। शिकारी को हम लोग आखेटक बोलते हैं, और आखेटक शब्द जो है ये भी संस्कृत से ही लिया गया। संस्कृत की मूल भाषा है ये आखेटक, जिसको कि हम हिंदी में शिकारी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता में खगभक्षी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो खगभक्षी जो शब्द का प्रयोग है वो किया गया आखेटक के लिए, यानी कि जो खग का भक्षी, भक्षी का मतलब होता है मारने वाला और खग का मतलब होता है पक्षी। तो पक्षी को मारा था आखेटक ने, यानी कि शिकारी ने, इसी वजह से खगभक्षी शब्द का प्रयोग जो है आखेटक के लिए किया गया। उस शिकारी के लिए किया गया इस प्रयोग को जिसने कि अपने बाण से एक हंस को घायल कर दिया था। तो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, सिद्धार्थ ने घायल हंस का क्या किया था? तो उत्तर होगा कि सिद्धार्थ ने घायल हंस को गोद में उठा लिया और उसकी रक्षा की थी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि सदा किसकी विजय होती है? तो उत्तर होगा कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले दयावान व्यक्ति की सदा विजय होती है। जो भी इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है, न्याय के मार्ग पर चलता है और थोड़ी सी दया भावना रखता है दूसरे जीवों के लिए इस सृष्टि में, तो सदैव उसी की विजय होती है। बेशक उसको संघर्ष के साथ ये जीत चखने को मिले, लेकिन अंत में जीत ऐसे ही व्यक्ति की होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? तो माँ ने राहुल से ऐसा क्यों कहा था? जब राहुल अपनी माँ को कहानी सुनाने के लिए कहते हैं तो माँ उससे मजाक में कहती है
कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया? तो ऐसा माँ ने क्यों कहा था? तो उत्तर होगा कि राहुल जब अपनी माँ से कहानी सुनाने की हट करता है तो माँ उसे ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि कहानी अक्सर नानी ही सुनाती है। हमारे भारतीय परिवेश में जब बच्चे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाते हैं तो अक्सर नानियाँ बच्चों को कहानी सुनाती है, या फिर ज़्यादातर हमारे भारतीय परिवेश में दादियाँ भी बच्चों को कहानी सुनाती हैं। तो इसी वजह से परिहास में माँ कह देती है राहुल को कि तुम मुझसे कहानी सुनने की हट कर रहे हो, तो क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? तो चलिए पढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल ने क्या तर्क देकर माँ को कहानी सुनाने के लिए राजी कर लिया था? तो उत्तर होगा कि राहुल ने तर्क दिया था कि माँ तुम मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए कहानी सुनाओ। राहुल के इस तर्क पर माँ कहानी सुनाने के लिए राजी हो गई। जब माँ ने राहुल को कहा कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, तो फिर राहुल फिर से अपनी माँ को कहता है कि माँ तुम मेरी नानी नहीं हो, मुझे तो ये दासी ने बताया कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए जब तुम मेरी नानी की बेटी हो तो मुझे कहानी सुना ही सकती हो, तो इसी वजह से मुझे कहानी सुना दो। और उसकी ये जिद पर जो माँ है कहानी सुनाने के लिए तैयार भी हो गई। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वाटिका के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा कि उपवन में सुगंधित हवा चल रही थी, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जिन पर ओस के छोटे छोटे बिंदु जो थे वो झिलमिला रहे थे और पक्षी कलकल की ध्वनि कर रहे थे, साथ ही सरोवर में पानी भी लहरा रहा था। तो ये वाटिका कौन सी थी स्टूडेंट्स? ये वाटिका थी जहाँ पर कि राहुल के पिता सिद्धार्थ जब वो अपने यौवन काल में थे तो सुबह सुबह ही सैर करने के लिए जाते थे। तो ये जो वाटिका का जो दृश्य है ये बड़ा ही मनोहर था। यहाँ पर सरोवर का पानी बह रहा था, आसमान में पक्षी जो थे वो कल कल कर रहे थे और आसमान में जो पक्षी थे वो कल कल की ध्वनि कर रहे थे, और उसके साथ साथ उपवन में फूल खिले थे, सुगंधित हवा चल रही थी और जिसकी वजह से वहाँ पर रंग बिरंगे फूल जो थे और भी लहरा रहे थे, ओस के छोटे छोटे बिंदु भी इन फूलों पर झिलमिला रहे थे। तो इतना सुंदर ये उपवन था जिसका कि प्राकृतिक वर्णन कवि ने बखूबी किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राजा के न्याय का समर्थन राहुल ने किस प्रकार से किया था? तो उत्तर होगा कि राहुल ने राजा के न्याय का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कोई किसी निरपराधी को मारता है, निरपराधी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जिसने कोई अपराध न किया, तो यदि कोई किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे जीव को मारता है जिसने कोई अपराध नहीं किया तो कोई तो उसे बचाएगा ही, मारने वाले से ज़्यादा तो बचाने वाले का हक ही होना चाहिए। जब कहानी सुनाने के बाद माँ राहुल को कहती है कि अब तुम निर्णय करो इसका कि पक्ष किसके पक्ष में न्याय होना चाहिए, तब राहुल कहता है कि न्याय तो जो है सिद्धार्थ यानी कि उसके पिता के पक्ष में होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हंस को बचाया, आखेटक के पक्ष में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो एक क्रूर व्यक्ति था। जो भी इंसान किसी की रक्षा करता है तो वही ज़्यादा बड़ा होता है और इसी वजह से जीत भी उसी की होनी चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, माँ कहे एक कहानी के पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर होगा कि माँ कहे एक कहानी के पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। अगर हम इस सृष्टि में आए हैं तो हमें भगवान की बनाई सृष्टि का पूरी तरह से मान सम्मान करना चाहिए, इससे प्यार करना चाहिए। भगवान की बनाई हुई छोटी से छोटे जीव भी हमारी रक्षा के अधिकारी होते हैं, हमें उन्हें नाजायज़ तंग नहीं करना चाहिए। इस प्रकृति का और यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करना हमारा अधिकार है। तो यही कहानी का मुख्य संदेश है, और जो बचाते हैं किसी को उनका अधिकार मारने वाले से ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।